तो भाई इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है आश्रय। आश्रय, ठीक है, आश्रय आश्रय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आश्रय क्या है? वह स्थान जहां अन्य पदार्थ आश्रय रूप से रहता है, ठीक है, वह स्थान जहां कोई अन्य पदार्थ आश्रय रूप से रहता है। मतलब कि यदि मैं आश्रयी हूं, आश्रय मतलब रहने वाला, आश्रय मतलब रहने वाला, तो जो आश्रय है जहां मैं रह रहा हूं वो आश्रय है। अगर मैं रहने वाला हूं तो जहां रहूंगा वो आश्रय है, ठीक है। मतलब कि वह स्थान जहां अन्य पदार्थ आश्रय रूप से रहता है, जैसे कि मैं आश्रयी हूं तो ये कमरा आश्रय है, ठीक है। इसके बाद क्या है? आश्रय का क्षेत्र आश्रय से बड़ा होता है। आश्रय जो है आश्रय से बड़ा होता है। कमरा मुझसे बड़ा है तभी तो मैं रह पाऊंगा, कमरा मुझसे छोटा होगा मैं कैसे रहूंगा? अब तुम कहो कि बॉस तुम्हारा आश्रय से चूहे का बिल है, पहले तो घुसूंगा कैसे मैं उसमें, ठीक है। तो आश्रय जो है आश्रय से बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? दोष धातु मल सर्व शरीर चलायमान है, यानी ये जो दोष धातु मल है ये पूरे शरीर में गति करते हैं, ठीक है, पूरे शरीर में गति करते हैं। कौन? दोष धातु मल, ये सर्व शरीर में चलायमान है। वह ये जिसके आश्रय लेकर चलते हैं, जिसका आश्रय लेकर ये चल रहे हैं, जिस स्थान के माध्यम से, जिस जगह रहकर ये चल रहे हैं, जिसके थ्रू ये चल रहे हैं हमारे शरीर में, वह स्थान जो है स्रोतस कहा जाता है। और स्रोतस ही दोष धातु मल के लिए आश्रय है। दोष धातु मल अगर आश्रयी है तो स्रोतस उसके लिए आश्रय है। समझ गए? इसके बाद क्या है? वह स्रोतस का आश्रय ले ये अपने कार्य को संपादित करते हैं, मतलब कि अपने कार्य को पूर्ण कर पाते हैं स्रोतस का आश्रय लेकर। स्रोतस इनके लिए आश्रय है, और ये क्योंकि स्रोतस के माध्यम से अपने कार्य को कर पा रहे हैं स्रोतस में रहते हुए, तो ये आश्रयी हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु मल, ठीक है, ये ही शरीर का मूल है, ठीक है। इसके बाद क्या है? जो हमारे शरीर में दोष हैं 3 बताए गए हैं। वात पित्त कफ। वात क्या है? गति मूलक है, ठीक है, गति करवाने वाला है। शरीर में किसी भी प्रकार की गति हो रही है तो उसके पीछे जो कारण है वह आपका वात है। इसके बाद क्या है? संवेदनात्मक, ठीक है, मतलब कि जो ज्ञान को ग्रहण करवाने वाला है, जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को जान पा रहे हो, ग्रहण कर पा रहे हो, जिस भी चीज को आप ग्रहण कर रहे हो तो ग्रहण करवाने वाला, ग्रहण करवाने के पीछे का कारण वात है, ठीक है। यदि आप स्पर्श ले रहे हो, रूप ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कहीं जाके डिकोड तो हो रही है, तभी तो आपको ग्रहण हो रहा है। तो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो गति कर रही है, जहां तक पहुंच रही है, जहां पे जाके डिकोड हो रही है, इस पूरे कार्यक्रम में जो मेन कार्य करनी है वो आपका वात है, ठीक है। इसके बाद क्या है? पित्त। पित्त जो है रासायनिक क्रियाएं करता है शरीर की जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हैं, ये सारी पित्त के द्वारा संपन्न होती हैं। पाचनात्मक क्रिया भी पित्त के द्वारा संपादित की जाती है। जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो पूरी जो है पित्त के थ्रू करवाई जाती है। इसके बाद क्या है? कफ। संश्लिष्ट। संश्लिष्ट मतलब कि अवयवों को जोड़ना। हमारे शरीर में अवयवों को जोड़ने का कार्य जो है मुख्य रूप से कफ करता है, ठीक है। यह शरीर की वृद्धि करवाने वाला है, शरीर की वृद्धि करवाने वाला है। इसके बाद क्या है? दीज एक्टिविटीज ऑफ दोष, ठीक है, ये जो दोषों की एक्टिविटीज हैं ये स्थूल शरीर, ठीक है, स्थूल शरीर प्लस देह परमाणु में होती हैं। सिर्फ हमारे पूरी बॉडी में नहीं हो रही ये सारी एक्टिविटीज। कोई भी वात पित्त कफ की जो क्रिया है, वात पित्त कफ की जो क्रियाएं हैं वे सिर्फ इस स्थूल शरीर में नहीं हो रही। यदि आप पार्टिकल्स के उसमें भी देखोगे ना, एटम्स के, बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे एटम्स हैं, परमाणु हैं, उनके लेवल पे भी जाके देखोगे तो वहां पे भी वात पित्त कफ की क्रिया हो रही है। भाई एक बात बताओ ना, जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है दौड़ रही है ना, वो जो गति है वो तो वात को दर्शा रहा है। उनके अंदर जो भी केमिकल रासायनिक क्रिया हो रही है, जो भी हो रही है, वो सब जो है पित्त को दर्शा रहा है। उनके अंदर की जो घनता है, गुरुता है, वो जो है वो कफ को दर्शा रहा है, कॉम्पैक्टनेस जो है उनमें, ठीक है। तो सिर्फ स्थूल शरीर में नहीं, यदि आप एटम लेवल, परमाणु लेवल पे भी जाओगे तो वहां भी वात पित्त कफ अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? इवन शुक्र शोणित ऑल्सो, ठीक है, वो भी जन्म के आरंभ से जो है समय से जो है अपने कार्य में करते हैं, ठीक है। शुक्र शोणित जो है, शुक्र शोणित में भी वात पित्त कफ ही कार्य को करते हैं, तभी जो है गर्भ उत्पत्ति हो पाती है, तभी जो है संतान उत्पत्ति हो पाती है। यदि शुक्र शोणित में जो है दोष काम करना बंद कर दे तो जो है संतान उत्पत्ति नहीं होगी, गर्भ उत्पत्ति नहीं होगी। एक बात बताओ ना, आप स्पर्म जो डाला आपने फीमेल में, वो स्पर्म भी तो भाई मोटिलिटी रखता है अपनी, वो मूव करता है, ओवा तक पहुंच रहा है ना, ओवा के अंदर भी भाई अपनी घनता है, जब तो वो एक जो है
एग टाइप है भाई। ओवा क्या है, ओवा जो फीमेल में एग है एक तरह का, ठीक है, उसी से तो फ्यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसके कॉम्पैक्टनेस, ठीक है, वो जो बात की गति है, जो उनके बीच में जब वो मिलते हैं तो एक केमिकल फॉर्मेशन होती है, केमिकल जो रिएक्शन होती है, ठीक है, वो पित्त का काम हो गया, ठीक है, उसकी मूवमेंट जो है किसका हो गया, वात का काम हो गया, उसके अंदर की जो घनता है वो किसका काम हो गया, कफ का काम हो गया। मतलब कि यदि आप परमाणु लेवल हो गया, वहां भी वात पित्त कफ है, स्थूल शरीर हो गया, अधो मार्ग किसका है, वात का है, मध्यम किसका है, पित्त का है, उधो किसका है, कफ का है, ठीक है। वहीं पे जो है आप यदि शुक्र शोणित की बात करो तो वहां पे भी वात पित्त कफ कार्य करें। मतलब कि भाई जो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ठीक है, मतलब कि दोष जो है शरीर के मूल में है, शरीर का मूल जो है दोष है, धातु है, मल है, इनके बिना शरीर की आप जो है सोचो मत कि शरीर जो है हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, शुक्र शोणित। शुक्र शोणित में क्या है, शुक्र शोणित को एक दूसरे की ओर आकृष्ट कर मिलाने का व इसे गति देने का कार्य किसका है, इनमें वात का, ठीक है। भाई जो शुक्र शोणित है, शुक्र शोणित में जो आपका शुक्र है, ठीक है, वो भी मूव करता है, जो शोणित है वो भी तो भाई वहां से आपके फैलोपियन ट्यूब से आती है एक पर्टिकुलर एरिया पे जहां पे जो है इनका फर्टिलाइजेशन होता है, जो एम्पुला वाला रीजन है वहां पे जाके वहां तक तो ओवा आता है, तो वो जो मूवमेंट है ओवा की और स्पर्म की वो जो है काउंट होगी किसमें, वहां शरीरगत वात में, ठीक है, जो आपके शुक्र में वात है और इसके अलावा जो आपके जो योनि में स्थित वात है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, जो आपका वात है वो शुक्र शोणित का संयोग कराता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, शुक्र शोणित जब मिलेंगे तो गर्भ की उत्पत्ति होगी, गर्भ को वात पित्त कफ और रक्त का जब संयोग प्राप्त होता है तभी वो वृद्धि कर पाता है। वात पित्त कफ और रक्त, वात पित्त कफ और रक्त, वात पित्त कफ और रक्त, वात 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 मतलब कि आकाश और वायु महाभूत, पित्त मतलब अग्नि, कफ मतलब कि जल और पृथ्वी, ठीक है, यानी कि वात पित्त कफ ये अपने आप में पंच महाभूत हो गए। और उसके बाद क्या है, रक्त, ठीक है। इन चारों का जब संयोग प्राप्त होता है गर्भ को जब वात पित्त कफ और रक्त का संयोग प्राप्त होता है तभी वह वृद्धि कर पाता है। और शरीर में पंच महाभूत वृद्धि करवाने में किस प्रकार जो है सहायक है, किसी एक के अभाव में, यदि वात पित्त कफ व रक्त में से किसी एक का भी अभाव हो जाता है तो जो है गर्भ नष्ट हो जाता है। इन चारों में से कोई एक चीज भी कम हुई तो मतलब ये जान लो कि नष्ट हो जाएगा गर्भ। यदि वात पित्त कफ और रक्त इनमें से किसी एक का भी अभाव होता है तो गर्भ जो है नष्ट हो जाता है। ये चारों मिलकर ही गर्भ का धारण कर पाते हैं, मतलब कि गर्भ जो है तभी इंप्लांट हो पाएगा जब आपका इन चारों का संयोग प्राप्त होगा। इन चारों में से किसी एक का भी अभाव गर्भ को नष्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, शुक्र शोणित में रहने वाला वात पित्त कफ गर्भ बनाने के बाद गर्भ की प्रकृति बनाता है, ठीक है। मतलब कि जो शुक्र शोणित में वात पित्त कफ है वो पहले गर्भ को बनाता है, उसके बाद जो है गर्भ की प्रकृति का निर्धारण करता है। जैसे कि भाई हम सबकी अपनी अपनी एक प्रकृति है ना, वो प्रकृति जो है गर्भ के बनने के बाद हमें प्राप्त हुई, ठीक है। इसके बाद क्या है, वह महाभूत वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। महाभूत जो होते हैं वे वृद्धि में जो है सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि वायु जो है विभाजन का कार्य करती है, अग्नि जो है उसमें पाचन का कार्य करती है, क्लेद जो है श्लेषण का कार्य करती है, पृथ्वी संहन करती है, आकाश जो है उसका विवर्धन करती है, बढ़ाती है उसके आकार को, ठीक है। वो श्लोक आ जाएगा, तम चेतना व स्थितम वायु विवर्जति, ठीक है, तेज अनम पश्यति आप क्लेद्यति, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, वह गर्भ के विकास के साथ साथ वात आदि दोष का भी विकास होता है। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है वैसे वैसे उसके शरीर में वात पित्त कफ की क्रियाएं जो हैं अपना स्थान लेने लगती हैं, ठीक है। उस गर्भ में वात पित्त कफ अपना स्थान लेने लगते हैं, वे जो क्रियाएं हैं वात पित्त कफ की वे उस गर्भ में अपना स्थान लेने लगती हैं। वात आदि दोष धातुओं के साथ विकसित होते हैं, ठीक है। वात आदि दोष जो है वात पित्त कफ ये जो है जैसे जैसे धातुओं में जो है विकास होता है उसी प्रकार जो है वात पित्त कफ का भी विकास होता रहता है, ठीक है। मान लो जैसे सबसे पहले पर्टिकुलर जो है एरिया बनता है, ठीक है, अपर लिम्ब बनेगा, लोअर लिम्ब बनेगा, शाखा, ठीक है, जो भी है। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे जो एरिया बनेगा वहां पे वात पित्त कफ अपना अपना स्थान लेते चले जाते हैं, ठीक है। और अंत में जो शरीर प्राप्त होता है हमें, जो फिजिकल वर्ल्ड में जब बच्चा आता है तो अधो जो स्थान है वो वायु ले लेती है, मध्य स्थान जो है पित्त ले लेता है और ऊर्ध्व स्थान जो है कफ ले लेता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, वात आदि दोष धातुओं के साथ विकसित होते हैं, ठीक है। इसके बाद बालक में जो है अल्प मात्रा में होते हैं, वात आदि दोष बालक में कम मात्रा में होंगे क्योंकि उसका शरीर छोटा है, ठीक है। अपनी ज्यादा मात्रा में आने के लिए अपने आप को जो है अधिक क्रियाशील, अधिक कार्यरत करने के लिए जो है उसको आकार भी तो बड़ा चाहिए, ठीक है। तो बालक में जो है अल्प मात्रा में रहेंगे वात आदि दोष। इसके अलावा जैसे ही युवावस्था आती है तो युवावस्था में अपने पूर्ण रूप से जो है वो प्रकाशित हो जाते हैं, अपने जो फंक्शंस हैं उनको जो है एक्सपोज करते हैं। कौन, वात पित्त कफ। जैसे जैसे युवावस्था आती है शरीर में धातुओं का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, उसके बाद वात आदि दोष जो है अपने क्रिया को जो है प्रकाशित करते हैं। उसके बाद क्या है, बाल शरीर में जो है कफ बढ़ा हुआ रहता है, युवा शरीर में जो है पित्त बढ़ा रहता है और जो वृद्ध शरीर है उसमें वात
जो है प्रभुत्व होता है, प्रधान रहता है, ठीक है। तो बच्चे के शरीर में कफ प्रधान रहता है, ठीक है। युवा अवस्था में जो है पित्त प्रधान रहता है, और जो आपकी वृद्ध अवस्था आती है उसमें वात जो है प्रधान हो जाता है, ठीक है। सम दोष शरीर के धारण पोषण वृद्धि इंद्रिय कर्म, ठीक है, देहबल आदि के धावक हैं, ठीक है। यदि दोष सम होंगे तो शरीर का धारण व पोषण अच्छी प्रकार से होगा, शरीर की वृद्धि अच्छी मात्रा में होगी, सही तरीके से होगी, इंद्रियों के जो कर्म हैं वे सुचारू रूप से अपने कार्य करेंगे, इंद्रियां अपने विषयों को सही प्रकार से ग्रहण करेगी यदि वात पित्त कफ सही प्रकार से रहे, और इसके अलावा जो देह बल है, शारीरिक बल है, वो भी अपना ठीक प्रमाण में रहेगा शरीर में। इसके बाद क्या है, तीनों दोष न मात्र हमें जन्म देने अपितु शरीर के जीवन व्यापार में के संचालन में भी अति महत्वपूर्ण है। मतलब कि सिर्फ वात पित्त कफ के द्वारा सिर्फ हम जन्म नहीं लेते हैं, ठीक है, वात पित्त कफ की क्रियाओं के द्वारा ना मात्र शुक्र शोणित मिले बल्कि उनमें वृद्धि हुई, बल्कि हम जब जन्म ले लेते हैं उसके बाद भी जो हमारी जीवन की क्रियाएं हैं, चाहे वो पाचन हो गया, चाहे वो आपका मल विसर्जन हो गया, चाहे वो आपका क्लेदन हो गया, स्नेहन हो गया, वो सारा जो क्रिया है वो वात पित्त कफ करते हैं, ठीक है, जन्म लेने के उपरांत भी, ठीक है। शरीर के जीवन व्यापार में जो है आपके वात पित्त कफ जो है वो आवश्यक भूमिका रखते हैं अपनी, ठीक है। इसके बाद क्या, धातु हमारे देह के मूर्त रूप का कारण धातु है। जो हमारा शरीर दिख रहा है ना, हमारा शरीर जो दिख रहा है, जो फिजिकल वर्ल्ड में हम अपेयर हो पा रहे हैं, चाहे वो हमारा मुंह है, हाथ है, पैर है, ठीक है, ये सब जो है आपके धातुओं की वजह से है, ये सब धातु ही तो है, ठीक है। तो हमारे देह के मूर्त रूप का कारण जो है धातु है, भाई ये खाल है, हड्डी है, मांस है, रक्त है, ये सब धातु है, ठीक है। वात पित्त कफ थोड़ी दिख रहे हैं हमें धातुएं दिख रही है, ठीक है। हमारे देह के मूर्त रूप का कारण धातु है। वह दोष भी अपनी क्रिया को तब तक नहीं कर सकते जब तक उन्हें स्थूल देह प्राप्त ना हो, जब तक उन्हें फिजिकल बॉडी प्राप्त नहीं होगी तब तक वे जो है अपनी जो है नॉर्मल क्रिया जो है वात आदि दोष जो है नहीं कर पाएंगे, जब तक उनको जो है फिजिकल बॉडी प्राप्त नहीं होगी, जब तक उनको जो है देह प्राप्त नहीं होगा। स्थूल देह को प्राप्त कर ही वे अपने कार्य को संपादित कर पाते हैं। कौन, वात पित्त कफ। इसके बाद क्या है, हमारा शरीर भिन्न सामग्री इसका निर्मित है, ठीक है। जो भिन्न सामग्री है जिनसे हमारा शरीर बना है, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उन्हें धातु कहा जाता है। धातुएं हमारे शरीर का धारण व पोषण करती हैं, वह जो हमारे शरीर का धारण पोषण करे वही धातु कही जाती है, ठीक है। धारण मतलब होता है उसकी मेंटेनेंस और ग्रोथ करवाना, पोषण मतलब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, देह का मूर्त रूप अस्थि, मज्जा, चर्म, शिरा, मेद आदि से है। मतलब कि अस्थि, मज्जा, चर्म, ठीक है, शिरा, ये नसें हो गई, ये खाल हो गई, ये हड्डी हो गई, मांस हो गया, रस हो गया, रक्त हो गया, इनकी वजह से ही तो ये फिजिकल बॉडी दिख रही है, ये फिजिकल बॉडी अपेयर हो पा रही है। तो देह का मूर्त रूप जो हमें जो फिजिकली अपेयर हो रहा है, जो हमारा शरीर फिजिकली अपेयर हो रहा है, उसमें जो है अस्थि, मांस, चर्म, शिरा, मेद आदि जो है वे कारण होते हैं, वे ही शरीर का धारण करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, वह रस, रक्त, शुक्र के द्वारा इसका पोषण किया जाता है। तीन धातुएं पोषण करने वाली हैं, रस, रक्त और शुक्र, ठीक है। इसके बाद क्या है, उपधातु की यदि हम बात करें, जो मात्र आकृति बनाने में भाग ले, ठीक है, सिर्फ वे धारण कर सकती हैं, आकृति बना सकती हैं, सिर्फ वे आकृति बना सकती हैं, धारण कर सकती हैं, स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकती हैं, धारण कर सकती हैं, परंतु पोषण नहीं कर सकती, उन्हें उपधातु कहा जाता है, ठीक है। त्वचा, वसा, सिरा, स्नायु, कंडरा, स्तन्य आदि उपधातुएं हैं, ठीक है। ये शरीर की फॉर्मेशन में तो पार्टिसिपेट कर सकती है, परंतु ये शरीर की जो है पोषण नहीं कर सकती, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकती बॉडी को, ठीक है। इसके बाद क्या है, धातुओं व उपधातुओं के अभाव में देह धारण बंद हो जाएगा। यदि धातुओं और उपधातुओं का अभाव हो जाए, ये चीजें हमारे शरीर में ना हो, तो हमारे शरीर में देह का धारण यानी कि हमारा शरीर जो है नष्ट होने लगेगा, देह धारण बंद हो जाएगा, वह शरीर अपने असल स्वरूप में नहीं दिखेगा, ये जो फिजिकल बॉडी हमें दिख रही है ये गायब हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, इससे सिद्ध होता है कि शरीर का मूल द्रव्य धातु व उपधातु भी है। मतलब कि वो श्लोक अब सिद्ध हो रहा है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इसके बाद क्या है, मल की यदि हम बात करें तो चेतन द्रव्य मतलब कि जो भी द्रव्य पदार्थ हम भोजन के रूप में लेते हैं, चेतन द्रव्य में उनकी अपनी क्रियाएं व परिणाम स्वयं प्राकट होते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी हम चीज लेते हैं, सेवन करते हैं, तो उसमें जो है उसकी अपनी क्रिया एक पर्टिकुलर प्रोसेस से होने के बाद जो है उसका जो है परिणाम हमें प्राप्त होता है, एक रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, ठीक है। भिन्न क्रियाओं के होने पर उनके परिणाम स्वरूप किसी ना किसी चीज की उत्पत्ति होती है, उत्पादन होता है। जब भिन्न क्रियाएं किसी पर्टिकुलर चेतन द्रव्य पर होती हैं, जिस आहार द्रव्य को हम सेवन कर रहे हैं उन पे जब भिन्न क्रियाएं होती हैं, तो उसके बाद जो है उसको एक परिणाम स्वरूप जो है एक चीज उत्पन्न होती है, ठीक है, उत्पन्न होती है। वो क्या होती है, सार और किट। सार जो बॉडी के लिए यूजफुल है और किट जो शरीर के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है, जिसमें कुछ उपयोगी होगा और कुछ अनुपयोगी होगा, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है।
जैसे कि आहार पर पाचन क्रिया जब होती है तो परिणाम स्वरूप सार व कीट हमें प्राप्त होते हैं। सार जो है धातुओं की पुष्टि व धारण करता है, और इसके अलावा जो कीट है वे हमारे शरीर में कुछ समय के लिए जो हमारा शरीर है उनको धारण करके हमारे शरीर से पृथक कर देता है, उसको जो है बाहर विसर्जन कर देता है। ठीक है, अनुपयोगी भाग को ही मल कहा जाता है। जो शरीर में एक पर्टिकुलर क्रिया होने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसमें जो अनुपयोगी भाग है, जो यूजफुल भाग नहीं है, उसे ही हम मल कहते हैं। मल द्रव्य एक सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे पुरीशन वो हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान करती है, बल प्रदान करती है एक समय तक, ये नहीं कि हमेशा, एक समय तक, एक टाइम लिमिट है, इतने समय तक बल प्रदान करती है, उसके बाद वो हमारे शरीर को जो है मलिन करती है। मलिनीकरणात् मला, मतलब कि जो हमारे शरीर को जो है फिर वो मलिन करने लगती है। तो एक समय तक मल द्रव्य एक समय तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वह तब तक शरीर उनका धारण करता है, उन्हें जो है होल्ड करता है। ठीक है, वह उसके पश्चात उन्हें शरीर पृथक कर देता है, उसके बाद जो शरीर है उसे बाहर फेंक देता है शरीर से। ठीक है, पुरीश शरीर में ऊष्मा को बनाए रखती है, जिससे शक्ति का भाव रहता है। जब हमारे शरीर में ऊष्मा रहती है, हमारा शरीर नॉर्मल एक अपने कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता है, तो हमारा शरीर जो है शक्ति को महसूस करता है। नॉर्मल जो है फिजिकल जो पावर है हमें महसूस होती है। यही यदि ऊष्मा बढ़ जाए या कम हो जाए तो शरीर जो है अपने बल को खो देता है। हमें एकदम महसूस होता है यार बुखार हो गया, नहीं अब काम नहीं कर पा रहा शरीर, ठंडा पड़ गया, नहीं अभी शरीर काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो मतलब कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो मेंटेनेंस है उसमें जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो पुरीश भी निभाती है। इसके अलावा पित्त देह की पाचन क्रिया में आवश्यक होता है। पित्त जो है रक्त पित्त जो होता है, रक्त के द्वारा जो पित्त बनाया जाता है, रक्त के द्वारा जो पित्त बनाया जाता है, रक्त में जो है जब सार और कीट विभाजन होता है तो जो कीट के रूप में जो है पित्त उद्गम होता है, जो कि आपकी पाचन क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है होता है, तब शरीर इन्हें रखता है। ठीक है, और जब तक इनका बॉडी के लिए यूज है, जब तक शरीर के लिए उपयोगी है, तब तक जो शरीर है इनको धारण करेगा, इनको होल्ड करेगा, बॉडी के अंदर रखेगा। और जैसे ही उसको लगता है कि भाई अब ये यूजफुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, तुरंत ये उसको बाहर फेंक देता है, हमारा शरीर उसको तुरंत बाहर फेंक देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब तक दोष धातु उपधातु में क्रियाएं होंगी, जब तक दोष धातु उपधातुओं में क्रियाएं होंगी, जब तक ये अपनी क्रियाओं को करेंगे तब तक मल की उत्पत्ति होती रहेगी। क्योंकि क्रियाओं के होने पे, भिन्न क्रियाओं के होने पे परिणाम प्राप्त होता है। परिणाम दो प्रकार का होता है, उपयोगी अनुपयोगी। उपयोगी जो शरीर प्रयोग कर लेगा, और अनुपयोगी जो शरीर के प्रयोग के बाहर है, जो हमारे शरीर के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है, ऐसी चीज मल है जिसे शरीर बाहर फेंक देता है। तब जब तक दोष धातु उपधातु अपनी क्रियाएं करेंगे तब तक जो है मल भी उत्पन्न होता रहेगा। शरीर की उत्पत्ति का कारण धातु को माना जाता है। शरीर की उत्पत्ति का कारण धातु को माना जाता है। मूर्त शरीर मतलब फिजिकल बॉडी जो है उसकी उत्पत्ति में जो है धातुएं सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसमें होने वाली क्रियाओं का कारण दोष है। धातुओं में जो क्रियाएं हो रही हैं, चाहे रक्त का संवहन हो, रस का संवहन हो, अस्थि का पोषण हो, ये जितनी भी क्रियाएं हो रही है इसमें जो है दोष आदि कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मेन जो है धातु है, फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारी बॉडी अपेयर हो रही है धातु की वजह से हो रही है, उसके अंदर जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं वो दोष की वजह से चल रही हैं, और जो रिजल्ट आ रहा है वो मल है। ठीक है, इसके बाद क्या है, वह दोष की क्रियाओं का परिणाम द्रव्य ही मल है। ठीक है, इसके बाद क्या है, दोष धातु मल की सम अवस्था ही शरीर के स्वाभाविक कर्म व्यापार व क्रियाकलाप का कारण होती है। यदि ये सम प्रमाण में पाए जाते हैं तो हमारा शरीर साम्यक क्रियाओं को करता है, सम मात्रा में अपनी क्रियाओं को करता है, सम मात्रा में वृद्धि को प्राप्त होता है। और यदि इनमें अनअवस्था आ जाए, इनमें विषमता आ जाए तो तुरंत ही हमारे शरीर का नाश होने लगता है, हमारा शरीर स्वयं को नष्ट करने लगता है इनकी वजह से। अब क्या है, इसके बाद आते हैं स्रोतस। ठीक है, अब एक बात बताओ, बेसिक यूनिट, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हमारी बॉडी की क्या है? सेल है ना। सेल क्या है? सेल क्या है? जिसके अंदर कोई चीज वहन हो रही है। भाई ये जो है ये एक सेल का हो गया ना, इसके अंदर कोई चीज चल रही है। तो आचार्य चरक की सबसे साइंटिफिक पहली डेफिनेशन बॉडी की यह है कि स्रोतस का समुदाय ही शरीर है, ऐसा चरक ने कहा। स्रोतस का समुदाय ही शरीर है, यह सर्व शरीर व्याप्त है, यानी पूरे शरीर में स्रोतस ही स्रोतस है, पूरा शरीर ही स्रोतस से बना है। और यही मॉडर्न क्या रहा है, इस सेल से बना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्थायी व अस्थायी धातु। स्थायी धातु मतलब कि जो अपने स्थान पे रहती हैं, अस्थायी मतलब कि जो अपने स्थान से जो है अलग अलग स्थानों पर गति करती हैं, मूवेबल है। ठीक है, स्थायी व अस्थायी धातुओं की उत्पत्ति व अस्थायी धातुओं का वहन स्रोतसों के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो स्थायी और अस्थायी धातुएं हैं इनकी उत्पत्ति में भी जो है स्रोतस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इसके अलावा इनको जो अस्थायी धातुएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो स्रोतस की है।
ठीक है। इसके बाद क्या है, स्थायी का मतलब नॉन मूवेबल और अस्थायी का मतलब मूवेबल। ठीक है, नॉन मूवेबल क्या है, हड्डी हो गई, मांस हो गया, और मूवेबल क्या है, ब्लड हो गया, रस हो गया, ठीक है, ओज हो गया, अपर ओज। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो जिसका पोषक अंश है उसे उसके स्थान पर उसके नियत प्रमाण में लेकर जाना भी स्रोतस का कार्य है। मतलब कि भाई जो जिसका पोषक अंश है, मान लो भाई रक्त सम अंश पाए जाते हैं, रक्त के पोषक जिनसे रक्त का जो है उत्पत्ति हो सके, पोषक हो सके, पोषण हो सके, ऐसे जो रक्त सम अंश हैं उनको रक्त तक ले जाना, उनके स्रोतस तक ले जाने का कार्य का भी जो है स्रोतस है, नियत प्रमाण में, यानी कि जितने अमाउंट में उनकी जरूरत है उतने अमाउंट में लेके जाना, ठीक है, उनके पोषक अंश को, ये काम भी स्रोतस का ही है। ठीक है, मतलब कि जो जिसका पोषक अंश है उससे उसके स्थान पर, जो जिसका पोषक अंश है, रक्त के पोषक अंश को, रस के पोषक अंश को, जो जिसका पोषक अंश है, ठीक है, उसको उसके स्थान पर उसके नियत प्रमाण में, यानी कि जितनी मात्रा में वो चाहिए कि उसका पोषण हो सके, नियत मात्रा में जो है लेके जाने का कार्य भी किसका है, स्रोतस का है। एक धातु का एक स्रोतस होता है, एक धातु का एक स्रोतस होता है, मतलब कि एक धातु है तो उसका एक स्पेशल स्रोतस होगा। ठीक है, उस स्रोतस में अन्य कोई भी धातु नहीं आएगी, वो पर्टिकुलर स्थान उसका है। जैसे हर व्यक्ति का घर अपना अलग होता है, उसी प्रकार हर धातु का स्रोतस अलग होता है। ठीक है, तो एक धातु का एक विशेष स्रोतस ही होता है। ठीक है, एक स्रोतस से अनेक धातुओं की उत्पत्ति व वहन संभव नहीं है। एक स्रोतस से अनेक धातुओं का ना तो वहन हो सकता है, ना अनेक धातुओं की पुष्टि हो सकती है। एक स्रोतस से एक ही धातु की पुष्टि हो सकती है, एक ही धातु का वहन हो सकता है, उसमें से कोई दूसरी धातु नहीं जाएगी, ना ही पोषण प्राप्त करेगी। वो जिसका स्रोतस है वो उसी को वहन करेगा, उसी को पोषण देगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, यदि इन स्रोतस में किसी भी प्रकार का अवरोध आता है तो धातु की उत्पत्ति व वहन में जो है अवरोध उत्पन्न होता है। यदि स्रोतस में अवरोध आया तो धातुओं का पोषण रुकेगा, धातुओं का वहन रुक जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसमें आया अवरोध धातु प्रवाह को खंडित कर व्याधि का कारण हो जाता है, व्याधि को उत्पन्न करने वाला होता है। मान लो रस के पोषक अंश उस तक नहीं पहुंच पा रहे, रास्ते में कोई अवरोध आ गया, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो क्या होगा, रस का जो है पोषण नहीं हो पाएगा, रस का पोषण नहीं होगा तो रक्तजन्य विकार होने लगेंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन यदि आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर धातु का जो प्रवाह है, जो उसका पोषण है, वो खंडित हो जाता है। उसके खंडित होते ही शरीर में व्याधि की उत्पत्ति होने लगती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्रोतस ही मलों को वहन करते हैं। भाई एक बात बताओ ना, पुरीश को जो है पक्वाशय में जा रही है, पक्वाशय से रेक्टम में जा रही है, वो पर्टिकुलर स्रोतस हो गया ना, उसका स्थान। स्रोतस क्या है, आश्रय है, किसका, आश्रय का। आश्रय क्या है, पुरीश है, मूत्र है, मूत्र जो है आपकी नलिकाओं के द्वारा आपके जो बस्ती में इकट्ठा होता है, तो वो जो बस्ती है वो आश्रय है, किसका, आश्रय का। आश्रय क्या है, मूत्र है। शुक्र क्या है, शुक्र जो है पूरा शरीर इसका स्थान है, पूरा शरीर इसके लिए जो है आश्रय है। आश्रय क्या है, शुक्र है। ठीक है, यानी स्रोतस ही मलों का वहन करता है। ठीक है, और स्रोतस ही आश्रय है।